आज का जो टॉपिक लिया है वो स्किन डिसऑर्डर्स लिया है। अभी स्किन डिसऑर्डर्स ये इतना बड़ा टॉपिक है कि उस पे ही हम लगभग 5-6 दिन का वर्कशॉप ले सकते हैं। इतने बड़े डिसीजेस इसमें इंक्लूड है। एलोपैथी के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे डिसीजेस यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीजेस है, उसके बाद में कॉन्टेक्ट एलर्जीज है, अदर पैथोलॉजीज है। इसके हिसाब से हर एक में डिफरेंट 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 डायग्नोसिस है और डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। लेकिन अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम अगर देखें तो क्या है, तो हमारे ग्रंथ में कुष्ठ के नाम पे 2 अध्याय दिए हुए, एक कुष्ठ निदान अध्याय और एक कुष्ठ चिकित्सा अध्याय। उसके साथ में क्या है, तो रक्त दुष्टि जन्य विकार, रक्त प्रदोषज विकार और कुछ जगहों पे क्षुद्र विकार के अंडर ये स्किन डिसीजेस के सिम्टम्स मिलते हैं। और उसके अलावा और एक है विमुक्तान वात रक्त जो है, उसमें स्किन डिसीजेस का हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो हमारा स्किन डिसीजेस के इधर देखने का जो अप्रोच है और एलोपैथी का जो स्किन डिसीजेस की इधर देखने का जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट अप्रोच है। तो अ, ये जो जॉइंट डिसऑर्डर्स के बाद में सबसे ज्यादा जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जो डिसीज आते हैं वो स्किन डिसीजेस रहते हैं। वो बहुत ब्रेड एंड बटर का काम करने वाले डिसीजेस है हमारे। तो ज्यादा करके क्या होता है, जो छोटे छोटे डिसीजेस रहते हैं जैसे कि अर्टिकेरिया है, एलर्जीज है, उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस हर एक पेशेंट का क्या रहता है, तो जनरल प्रैक्टिशनर्स रहते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाके एक दवाई ले लेंगे। और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में इसके लिए जाने का कोई ज्यादा सोचता नहीं है। और दूसरी जो कैटेगरी है वो हम पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट करा के उसके बाद में उसको ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास आते हैं कि हमें कुछ तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ तो दे दो, यानी कि कुछ तो खुजली के लिए कुछ दे दो, या फिर कुछ स्किन ड्राई ना हो इसके लिए कुछ तो दे दो। या फिर और एक कैटेगरी है जो कॉस्मेटिक्स के अंडर आती है, तो पिंपल्स के लिए वगैरह डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो बहुत सारी खर्चिक ट्रीटमेंट रहती है। वो भी जो पेशेंट्स रहते हैं वो स्किन डिसऑर्डर्स के लिए जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास आते हैं। लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर्स में प्रैक्टिस में हम क्या एंटी एलर्जिक है, एंटी यानी कि एंटी हिस्टामिनिक है, उसके बाद में स्टेरॉइड्स है, और एंटीबायोटिक्स है, और जो कोई इन्फेक्शन रहेगा उसका मेडिसिन है। इसके अलावा ज्यादा मेडिसिन उसमें हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें बहुत सारा स्कोप है जनरल प्रैक्टिस में स्किन के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए। हमारे तो कुछ बहुत सारे जो फ्रेंड्स है वो स्पेशली स्किन में कंसल्टिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये अपना सबसे बड़ा बलस्थान है, मैं कहूँगा कि स्किन में हम अपनी ट्रीटमेंट आयुर्वेद की ट्रीटमेंट जनरल प्रैक्टिस में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें एलोपैथिक डायग्नोसिस का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो क्यों है, वो भी हम देखेंगे। तो मैंने पहला जो स्लाइड किया है उसमें हम देखेंगे कि एलोपैथी के हिसाब से अगर हम किसी स्किन डिसीज के पास देख रहे हैं तो हमें क्या देखना चाहिए। तो पहले हम ऑनसेट और ड्यूरेशन देखते हैं, कब हुआ है, कितने देर से हो रहा है। जैसे कि अर्टिकेरिया है, अर्टिकेरिया में अभी के अभी अर्टिकेरिया आया है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन अभी के अभी हुए हैं, या क्रॉनिकली होते रहते हैं 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से कंटिन्यूअसली पेशेंट एंटीहिस्टामिनिक ले रहा है। तो दोनों चीजें हमें देखनी पड़ती है कि ड्यूरेशन क्या है और ऑनसेट कब हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे डिसीज अपियर हो रहा है। तो उसकी स्पेसिफिक साइट से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो डिसीज क्या है। अगर कोई नेकलेस, चप्पल्स वगैरह कुछ पहनते हैं और वो मार्किंग के हिसाब से अगर आ रहा है तो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस का हम सोच सकते हैं। ग्रॉइन रीजन में आ रहा है तो फंगल इन्फेक्शन का हम सोच सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अपियरेंस,
वो कैसे दिखता है। तो देखते ही हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है, रिंग टाइप है, तो ज्यादा करके ये फंगल इन्फेक्शन के इधर जाने वाला है, उसका स्केलीनेस है, उसकी चमक है, वो सोरेसिस के पास जाने वाली है, ब्लैकिश ब्लूइश अपीयरेंस है, स्पॉट है, तो लाइकन प्लानस के इधर जाने वाला है। वो अपीयरेंस क्या है उसके हिसाब से हम डायग्नोसिस के इधर जाते हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है उसके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट पेन है, और स्किन डिसीज भी है, क्रॉनिक स्किन डिसीज के बाद साथ में जॉइंट पेन है, सोराइटिक आर्थराइटिस का हम सोच सकते हैं, या फिर फीवर है उसके साथ में, या फिर अलग बर्निंग सेंसेशन है। तो एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, उसके कॉज क्या है, अगर इन्फेक्शियस लग रहा है, एलर्जिक लग रहा है, ऑटोइम्यून लग रहा है, फोटोसेंसिटिव लग रहा है। उसके बाद में एसोसिएटेड डिसीज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसोसिएटेड डिसीज क्या है, क्योंकि ओनली स्किन मैनिफेस्टेशंस ऐसा हम नहीं सोच सकते। बहुत सारे सिस्टमेटिक डिसीजेस जो है उसमें स्किन एज सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन रहता है। तो कुछ लिवर डिसऑर्डर्स है, उसमें प्सोरियासिस रहता है, वेरिकोज वेन्स में एक्जिमा रहता है, डायबिटीज में अगर है तो फंगल इन्फेक्शन इजीली ट्रीट नहीं होते हैं, यूरेमिया में प्सोरियासिस रहता है, हाइपोथायराइडिज्म में रहता है, एनीमिया में रहता है, बहुत सी ड्रग एलर्जीज में स्किन मैनिफेस्टेशन रहता है, एसएलई में रहता है, रूमेटिज्म में रहता है, मैलिग्नेंसी में रहता है, सेल्यूलाइटिस में रहता है। मैंने ये सारी चीजें क्यों बताई, तो हमें किसको ट्रीट करना है ये हमें मालूम होना चाहिए कि सिस्टमेटिक डिसीज को ट्रीट करना है या स्किन मैनिफेस्टेशन को ट्रीट करना है। ये एलोपैथिक मैनिफेस्टेशंस हमें क्यों जरूरी है, तो हमें उसका प्रोग्नोसिस समझना चाहिए कि ये जो है पैच जो पाँव पे आया है, ये पाँव पे आया है, अभी दिख रहा है 2-4 महीने से, लेकिन ये एक्जिमा है या सोरियाटिक पैच है। सोरियाटिक पैच है तो ये इजीली जाने वाला नहीं है, वो वापिस वापिस आने वाला है, वो स्प्रेड होने वाला है, ये हम पहले ही पता कर सकते हैं। और अगर एक्जिमा है तो शायद ये लिमिटेड रहने वाला है, इसका ट्रीटमेंट इजीली हो सकता है, इजीली ये ट्रीट हो सकता है कंपेयर टू सोरियासिस। ये हम पता कर सकते हैं, इसलिए हमें एलोपैथिक डायग्नोसिस होना भी बहुत जरूरी है। तो ये कम से कम पॉइंट्स जो है वो हमें देखने चाहिए। उसके बाद में आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखना है और हमें ये जो हिस्ट्री लेनी है सभी, सब जो हिस्ट्री लेनी है, ये हिस्ट्री 10-15 मिनट में जनरल प्रैक्टिस में हम अगर पेशेंट देख रहे हैं तो कैसे कंप्लीट करेंगे, या फिर आयुर्वेद के हिसाब से दोष दूष्य वगैरह ये सब देखते रहेंगे, पूरी हिस्ट्री लेते रहेंगे, तो 10-15 मिनट में हमें क्या देखना चाहिए, कम से कम क्या देखना चाहिए, तो ये पॉइंट्स मैंने रखे। जो साइट है, कौन सा साइट है, कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे हाथ के पाँव के तलवों पे आ रहा है, उधर पेट पे आ रहा है, स्कंद यानी कि जो ट्रेपेजियस मसल है उसके आसपास का जो एरिया है उसके आसपास आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, उस पे हम दुष्ट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ स्किन डिसीजेज जो रहते हैं वो सिर्फ जॉइंट्स पे आते हैं, तो वहां पे हम अस्थि मज्जा दृष्टि का हम दृष्टिकोण रख सकते हैं, या फिर मांसल प्रदेश जो है सब उधर है, स्कंद है, शक्ति है, यहाँ पे अगर स्किन मैनिफेस्टेशन ज्यादा हो रही है तो हम वहाँ पे मांस दृष्टि का विचार कर सकते हैं। हाथ के पांव के तलवों में अगर मैनिफेस्ट हो रहा है तो वहां पे हम रक्त और मेद का विचार कर सकते हैं। ये ऐसा कैसे स्कल्प में आ रहा है तो अस्थि दृष्टि का विचार कर सकते हैं। तो जो जो अवयव जिस जिस धातु से बने हैं उनके हिसाब से हम दोष फाइनलाइज कर सकते हैं। तो साइट कौन सी साइट है, ये आयुर्वेद के हिसाब से देखना, आयुर्वेद के हिसाब से देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में कलर, कलर के हिसाब से आपको ये सब मालूम होगा कि व्हाइटिश पैच है, कप दृष्टि है, रेडिश पैच है, पित्त दृष्टि है, ब्लैकिश पैच है, वात वात दृष्टि है। लेकिन
वात में और एक आया है अरुण वर्ण आया है, यानी कि ब्लैक और रेड मिक्स कलर जो रहता है, तो सुबह का जो रहता है वैसे जो कलर अगर रहेगा तो हम वात दृष्टि का देख सकते हैं। उसके बाद में उसका फील कैसा है, फील यानी कि उसको हम हाथ लगा के देखते हैं तो वो खुरदरा लग रहा है, उसकी स्किन बहुत पतली लग रही है, वो बहुत चिपचिपी है। तो जो फील है वो उसके हिसाब से अगर खुरदरा है तो वात दृष्टि का हम देख सकते हैं। उसके बाद में अगर पतली स्किन लग रही है तो उसको हम पित्त दृष्टि के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद में अगर चिपचिपी स्निग्ध ऐसा त्वचा लग रही है तो कफ दृष्टि का हम देख सकते हैं। उसके बाद में डिस्चार्ज कैसा है, वो डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो पहले ही हम क्लेद और कफ का विचार कर सकते हैं, और उसके बाद में वो डिस्चार्ज कैसा है, यानी कि आप देखते हैं कि कुछ डिसीजेज है उसमें जो मुंह के आसपास में जो वुंड्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत बस डिस्चार्ज जैसा दिखता है, लेकिन पीला रेड ऐसा डिस्चार्ज दिखता है, उसके प्लाक बनते हैं। तो उसमें हम पित्त दृष्टि का विचार कर सकते हैं। रेडिश येलोइश जो डिस्चार्ज रहता है वहां पे, वो वहां पे पित्त और कफ पित्त कफ संप्राप्ति ज्यादा करके रहती है। और व्हाइटिश डिस्चार्ज अगर रहता है तो वो कफज दृष्टि का हम देख सकते हैं, उसमें विचार कर सकते हैं। उसके बाद में बर्निंग है, इचिंग है या पेन है। बर्निंग है तो ऑब्वियसली पित्त दृष्टि का हम विचार कर सकते हैं। इचिंग है, इचिंग के बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि ओनली कफ की वजह से इचिंग होती है, कफे कंटू, ऐसा नहीं है। स्किन में तो लगभग सब डिसीजेस में कंटू रहता ही है, लेकिन जब खुदरापन हो, रूखापन हो और इचिंग आ रहा है तो वो वात वात की वजह से ही है। वहां पे लोकल एप्लीकेशन के लिए अगर आप ऑयल या घी नहीं देंगे तो वो इचिंग कम नहीं होगा। और अगर डिस्चार्ज है, क्लेद है और उसकी वजह से कंडू है तो अभ्यंतर औषधि के बिना उसका इचिंग कम नहीं होगा। उसके साथ में अगर पेन है तो पेन किस टाइप का है ये भी बहुत डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है तो कॉज एज पर आयुर्वेदा के, आयुर्वेद के हिसाब से जो हेतु बताए गए हैं स्किन डिसीजेस के, वो शॉर्ट हिस्ट्री में देखने चाहिए। और स्पेसिफिकली क्या है, कुछ बहुत सारे ऐसे स्किन डिसीजेस है उसमें एलोपैथिक के हिसाब से हम कॉज नहीं डिफाइन कर सकते कि ये एलर्जी है, लेकिन किसकी एलर्जी है, ऑटो इम्यून डिसीज हुआ है, क्यों हुआ है, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसमें ये हेतु बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और यही यूनिकनेस है कि हमें हम ये हेतु अगर बंद कर देते हैं तो हमें 25% काम हमारा हो जाता है। तो ये ढूंढना बहुत जरूरी है। वो आप थोड़ा टाइम देके अगर ढूंढते हैं कॉज, अगर पता ना ना हो तो बहुत अच्छा होता है। कि जैसे कि अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जब आईटी कंपनी में वगैरह काम करते हैं तो बहुत एसी में काम करते हैं, और वहां से जब बाहर निकलते हैं और गर्मी में, तो ये जो वापिस गर्मी में से ठंडक में आ जाता है एसी में, ये शीत उष्ण व्यत्यास जो रहता है वो स्किन डिसीज का कॉज है। उसके बाद में विरुद्ध धारणा, ये एक बहुत बड़ा कॉज है। फिश है, सॉल्टी खाना है, स्ट्रेस लेवल्स है, ये सब जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से स्किन डिसीज के बहुत बड़े हेतु है। अचार है, दही है, तो ये जो हेतु है वो डिफाइन करके हम उनको बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सब पॉइंट बहुत जरूरी है। अभी इन पॉइंट में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने ज्यादा करके दोष को प्राधान्य दिया है कि ये वातज है, ये पित्तज है, ये कफज है, ये वात पित्तज है, ये पित्त कफज है। ऐसे हमें देखना है, क्योंकि हम हर एक डिसीज का अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो हर एक डिसीज का क्लास एलोपैथी के हिसाब से उसके लिए आयुर्वेद ढूंढते रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आयुर्वेद में जो आप देखेंगे कुष्ठ निदान और कुष्ठ चिकित्सा जो है, कुष्ठ निदान में हर एक डिसीज का सेपरेटली लक्षण वगैरह बता दिया है, लेकिन कुष्ठ चिकित्सा अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या किया है, पहले हर एक जो 18 कुष्ठ बताए गए हैं उसके हर एक की अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं बताई है। वहाँ पे क्या किया है कि पहले वात वात के लिए एक गुरुत्व बताया है, फिर पित्त के लिए एक गुरुत्व बताया है, फिर कफ के लिए एक गुरुत्व बताया है, उसके बाद में स्नेहपान बताया, उसके बाद में
अभ्यंतर औषधि के बाद में लोकल एप्लीकेशंस बताइए। और लोकल एप्लीकेशन में कहीं कहीं जगह पे स्पेसिफिक डिसीजेस का, यानी कि तद्रुग्ण लेप, मंडल कुष्ठ के लिए ये है, सिद्ध कुष्ठ के लिए ये, शारंग संहिता वगैरह, लेटर ऑन जो ग्रंथ है उसमें थोड़ा बहुत डिसीज के नाम के हिसाब से थोड़े बहुत मेडिसिन बताए गए हैं। लेकिन पहले जो पूरा ट्रीटमेंट दिया गया है वहां पे कहीं भी कोई भी एक डिसीज का नाम और उसके लिए ये ट्रीटमेंट ऐसे नहीं दिए, हमें दोष फाइनलाइज कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देने हैं। चाहे वो सोरेसिस हो, एक्जिमा हो, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, पिपिगस हो या हर्पीस हो या कुछ भी हो, तो वहां पे अगर हम दोष फाइनलाइज करते हैं तो इजी जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और जनरल प्रैक्टिशनर में प्रैक्टिस में यही करना हमें अपेक्षित है कि एक बार हम एक अपने हिसाब से दोष पे फाइनलाइज कर देते हैं तो हमें सिर्फ एक मेडिसिन में हम पूरे सब स्किन डिसीजेस के लिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसके आगे मैंने हर एक जो डिसीजेस है एलोपैथी के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया है और उनके ग्रुप्स बनाए हैं। और वो ग्रुप के हिसाब से हम ट्रीटमेंट देखते जाएंगे कि ये मैं ऐसा मैनिफेस्टेशन हो तो उसके लिए हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो दोषों के हिसाब से और संप्राप्ति के हिसाब से किया हुआ है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। तो जो जो डिसीजेस हमने लिए उसमें से पहला जो मैंने लिया है वो सबसे ज्यादा हमें आने वाला प्रैक्टिस में जो है वो अर्टिकेरिया है या एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है। तो अर्टिकेरिया और मैनेज एलर्जिक मैनिफेस्टेशन जो रहते हैं वो एक्यूट रहते हैं बहुत सारे जगह पे। अभी उसको कुछ एलर्जी आया और उसके बाद में आपके पास आते हैं तो एक्यूट फेज में आते हैं। और कुछ मैनिफेस्टेशंस ऐसे रहते हैं कि मुझे 2 साल से हमेशा ऐसे ऐसी एलर्जी आ रही है, ऐसे लेके क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन लेके भी आपके पास आते हैं। तो पहले एक्यूट के बारे में सोचते हैं। अगर अर्टिकेरिया जो है उसका हम पहले एक फोटोज देखते हैं कि यहाँ पे हम 3 फोटोज दिखाई दे रहे हैं आपको। उसमें ये 3 टाइप के मैनिफेस्टेशंस आपको एलर्जीज में आपको दिखाई देंगे। एक जो है वो स्किन के ऊपर आया हुआ, एक स्किन के साथ में रेडिशनेस, और एक प्लूराइटिस टाइप में आपको मैनिफेस्टेशन रहेगा। अगर ये जो एक को हम उदर्द कहते हैं, एक को शीत पित्त कहते हैं जो स्किन से ऊपर है, उसमें कफ का अनुबंध पित्त के साथ में ये सब रेडिश रहते हैं, खुजली बहुत रहती है। तो कफ का अनुबंध ज्यादा रहता है उसमें स्किन पैचेस रहते हैं, यानी कि और उत्तेद पूर्ण रहते हैं, यानी कि स्किन से थोड़े बहुत ऊपर आए हुए रहते हैं। और दूसरा जो लास्ट मैनिफेस्टेशन है उसमें स्किन के साथ में रेडिशनेस रहता है, वहां पे पित्त दृष्टि का ज्यादा करके विचार कर सकते हैं। और ये सभी इसमें दोष जो है अचानक प्रकोपित होके कोष्ठ शाखा में चले जाते हैं। तो ऐसी मैनिफेस्टेशंस इमीडिएटली स्किन पे दिखाई देती है क्योंकि शाखा में दोष चले गए हैं। तो ऐसे इसमें एक्यूट जो रहता है वहां पे इमीडिएट ट्रीटमेंट अपेक्षित रहती है। और वहां पे 2 टाइप के आता है। एक सीवियर मैनिफेस्टेशन रहते हैं उसमें होठों का स्वेलिंग आना, गले में स्वेलिंग आना, श्वास रुक जाता है, ऐसे मैनिफेस्टेशन रहते हैं। उसमें आप आपकी जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो उसमें हम सुवर्ण सूत्रकर यूज कर सकते हैं और वो बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट रहता है। चूस के लेने के लिए हम अगर देंगे सुवर्ण सूत्रकर एक गोली तो ये इमरजेंसी का जो मैनिफेस्टेशन रहता है वो कम हो जाता है। लेकिन जो ज्यादातर मैनिफेस्टेशन जो बिजली करके आते हैं उसके लिए हरिद्राखंड यही मेडिसिन काफी हो जाता है। वो जो हरिद्राखंड भी आता है और ये भी आते हैं, चूर्ण भी आता है। तो 4 से 6 बार में आप बार बार उसको दे सकते हैं। और उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है वो विरेचन है कि विरेचन यानी कि इमीडिएट सैट विरेचन देना है। अभी के अभी पेट साफ होने के लिए उसको एक 5 6 बार पेट साफ हो जाए ऐसा मेडिसिन आप दे सकते हो। उसमें कैस्टर ऑयल है या हल्दी मोदक है या अरगवत कपिला है। ये हम विरेचन के सेक्शन में, शोधन के सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। लेकिन
इतना ध्यान में रखें कि हरिद्रा खंड हम यूज कर सकते हैं, और विरेचन, ये दो चीजें बहुत अच्छी तरह से हमें रिजल्ट देती है। उसके बाद में इसके साथ में महामंजिष्ठादि काढ़ा या सारी बातें सो भी आप यूज कर सकते हैं। जब कफज संप्राप्ति हो तो उसके साथ में आप महामंजिष्ठादि काढ़ा का यूज कर सकते हैं। और अगर पित्तज लग रहा है तो सारी बातें सो का भी या सारी बाती हिम इसका भी यूज कर सकते हैं। मैंने लोकल एप्लीकेशन का कुछ बताया नहीं है। महामरीचादी तेल वगैरह लगाते हैं कुछ लोग, या फिर कोकम का जो रस रहता है वो लगाते हैं। लेकिन वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, जब तक विरेचन नहीं हो जाता या अभ्यंतर मेडिसिन नहीं जाते तब तक कुछ कम नहीं होती। और जो क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन रहता है उसमें हमें दोष लीन हुए रहते हैं, इसलिए उसको थोड़ा बहुत लीन होना मतलब क्या होता है कि दोष छुपे हुए रहते हैं, कि कहीं पे जाके छुप जाते हैं धातुओं में या फिर अवयव में। और ये जो छुपे हुए जो दोष है, ये दोष जरा सा भी निमित्त मिल जाए तो बाहर आते हैं, और वो अर्टिकेरिया के रूप में आपके सामने आ जाता है। तो ऐसे इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लगती है। जो एक्यूट में हम 4-5 दिन की मेडिसिन देते थे उसमें रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन जो क्रॉनिक रहता है उसमें आपको ज्यादा दिन के लिए मेडिसिन देना पड़ता है। उसमें मैं जो यूज करता हूँ वो शीत पित्त प्रभंजन रस और रक्तपाचक वटी, ये हरिद्राखंड और विरेचन के साथ मैं यूज करता हूँ। जो शीत पित्त प्रबंधन रस जो है, ये श्री सखाराम नेमचंद करके फार्मेसी है सोलापुर की, का मिलता है, बहुत अच्छा मेडिसिन है। और शायद ऊंझा का भी मिलता है, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन सेठ सखाराम नेमचंद सोलापुर का तो 101% मिलता है, मैं वही का यूज करता हूँ। और रक्तपाचक जो धातुपाचक है, रक्तपाचक, दस्तपाचक, मांसोपाचक, मेदोपाचक, अस्थिमज्जापाचक, इसका इसमें बहुत उल्लेख आएगा। तो ये जो डायरेक्ट रेडीमेड टैबलेट्स आजकल मिलने लगी है, या रक्तपाचक घन भी मिलते हैं काढ़ा का बना के, या फिर आप चूर्ण के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें आप रक्तपाचक का यूज, क्योंकि ये जो दोष रहते हैं वो पाचन करके निकालना बहुत जरूरी रहता है। तो ये पाचन के लिए, धातुगत पाचन के लिए रक्तपाचक का मैं यूज ज्यादातर करता हूँ। तो क्रॉनिक के लिए इसी मेडिसिन के साथ में रक्तपाचक का भी यूज अगर आप करते हैं ज्यादा दिन के लिए। और अभी यहाँ पे क्रॉनिक में ड्रास्टिक विरेचन के बजाय आप डेली विरेचन के लिए आप यूज कर सकते हैं। डेली थोड़ा 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 विरेचन करते रहिए, और जब आपको मिले तो आप कर सके तो विधिवत विरेचन एक बार करवा ले, तो इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। उसके बाद में जो बहुत ज्यादा सताता है हमें जनरल प्रैक्टिस में, ये है फंगल इन्फेक्शन। क्यों सताता है ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये छूटता ही नहीं है, ये हमेशा चिपका रहता है अपने थोड़े दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए मेडिसिन देते हैं, उसके बाद में ये वापिस आ जाता है। जाता तो पूरा जाता नहीं है, मेडिसिन बंद कर दिया तो वापिस तकलीफ देता है। अभी तो एलोपैथिक मेडिसिन के लिए भी उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस हो गया है। अभी नया नया मॉलिक्यूल आ रहा है, ट्रेगोनोजल आ रहा है, लुलिकानोजल आ रहा है, लेकिन अभी वापस पहले के मेडिसिन लोग यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत तकलीफ देने वाला डिसीज है। होता है ठीक, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन भी इसकी वजह से होता है, क्योंकि ओटीसी मेडिसिन बहुत लेते हैं, कैंडिड बी, बेक्लोमेथासोन वाला प्रिपरेशन वगैरह लोग लेते हैं, और उसकी वजह से लोकल एप्लीकेशन से वगैरह साया वगैरह डेवलप हो जाता है। लेकिन ये अपने लिए बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें हम अगर फंगल इन्फेक्शन देखते हैं तो 3 टाइप के मेनली आपको मैक्सिमम आता है। जो ग्रॉइन रीजन में आता है वो सबसे ज्यादा मिलता है, फिर बॉडी में मिलता है और नाखूनों पे मिलता है। तो ग्रॉइन रीजन में आता है ये, इसका हम ज्यादा करके देखेंगे। और जो लेकिन जो नाखूनों पे आता है वो ठीक होने के लिए बहुत तकलीफ देता है। मैनिफेस्टेशन अगर आप देखेंगे तो रेडिश है, ब्लैकिश है, उसमें डिस्चार्ज है, खुजली बहुत है, जहाँ पे पसीना आता है वहां पे है। तो इसमें आप कफपित्त संप्राप्ति का बहुत विचार कर सकते हैं। ऐसे जो भी डिसीजेस है जो कफपित्त है के लिए यही ट्रीटमेंट आपको सूट करती है। तो इसमें क्या क्या हमें देखना है, तो साइट देखनी है कहाँ पे आ रहा है। तो कहाँ पे आ रहा है, तो ग्रॉइन रीजन में आ रहा है, पेट पे आ रहा है, बगलों में आ रहा है, या फिर बॉडी पे आ रहा है, चेहरे
चेहरे पे आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम दृश्य फाइनलाइज कर सकते हैं अपीयरेंस कैसा है। अभी इसमें दो टाइप के आपको फंगल इन्फेक्शन दिखाई देंगे, एक में रूखापन रहता है और एक में कुछ डिस्चार्ज बहुत ज्यादा रहता है। और उसमें उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखनी है, रिकरेंस जिन हो रहा है जिनको बहुत ज्यादा, तो उनको डायबिटीज है कि नहीं ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत से डायबिटिक पेशेंट का डायग्नोसिस भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि बारंबार आ रहा है फंगल इन्फेक्शन, तो डायबिटीज चेक किया तो वो बढ़ा हुआ है, तो जब तक आप वो डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक ये चीज ठीक नहीं होगी। उसके साथ में इसमें हमें फंगल इन्फेक्शन में शुक्र दृष्टि का भी हमें विचार करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हैं ये इम्यूनिटी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो जब तक एक चीज जिंदा रहती है तब तक उसको फंगस नहीं पकड़ता है, लेकिन जब वो अधमरी हो जाती है तो उसको फंगस पकड़ने लगता है। जब हमारे बॉडी में क्लेद बहुत बढ़ जाता है और अपनी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, शुक्र दृष्टि आ जाती है, तो फंगल इन्फेक्शन ज्यादा करके मिलते हैं। और एक उसका साइन है एडोलेसेंस एज जो रहता है, उसमें भी बहुत हमें ये दिखाई देता है फंगल इन्फेक्शन, तो उसमें शुक्र दृष्टि का भी हमें विचार करना है। तो यहाँ पे कफ और पित्त का संप्रप्ति ज्यादा दिखाई देता है, तो उसमें इसलिए कफ पित्तग्न मेडिसिन ज्यादा करके हम यूज करते हैं। उसमें निम्ब ये सबसे अच्छी मेडिसिन है, निम्ब पत्र नहीं, निम्बत्वक जो है वो उसका घनवटी मिलता है या फिर हिमालय की टैबलेट मिलती है, आप बड़ी मात्रा में उसको यूज कर सकते हैं अभ्यंतर के लिए। लोकल एप्लीकेशन में एडवाइस ही नहीं करता पहले फंगल इन्फेक्शन में। आ, उसके बाद में खदीरा रिस्ट है, खदीर ये भी जो है ये कफ और पित्त को कम करने वाला है। ये 15 ml या 30 ml पानी के साथ 2 या 3 बार सिवियरिटी के हिसाब से आप दे सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी जो है ये कफ पित्तग्न मेडिसिन है, ये भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में धातुगत पाचन और क्लेद कम करना बहुत जरूरी रहता है, इसलिए रक्त पाचक भी बहुत जरूरी है। इसमें कंडू कम करने के लिए अलग कोई देना जरूरी नहीं है, कफवित्तग्न मेडिसिन से ही ये कंडू उसका कम हो जाता है। और उसके साथ में अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज की ट्रीटमेंट भी देना बहुत जरूरी है। मैं तो कभी कभार जब अपने हिसाब से प्रमेह की लक्षण वहां पे दिख रहा है कि पसीना बहुत आ रहा है, मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा है, स्थूल पेशेंट है, मेदोदृष्टि की लक्षण दिख रहे हैं, तो उसमें अगर शुगर लेवल बड़ी नहीं है तो भी मैं मधुमेह नाशनी यूज करता हूँ, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये सब मेडिसिन के साथ में मधुमेह नाशनी का भी अगर आप यूज करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में जो क्रूश पेशेंट है जिनका फंगल इन्फेक्शन रुका है, वहां पे मधुमेह नाशनी का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो फुल पेशेंट है उसमें आप मधुमेह नाशनी यूज कीजिए, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी इसके साथ में आपने नेल का भी फंगल इन्फेक्शन देखा है, वहाँ वो जरा अलग मैनिफेस्टेशन है, वो रुखा रहता है, वो उसमें डिस्चार्ज नहीं रहता है, वो अस्थि मज्जा पुष्टि रहती है, तो इसमें ट्रीटमेंट बदल जाती है। तो उसमें हम गंधक रसायन का यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और गंधक तेल का लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, और रक्तपाचक के बजाय अस्थि मज्जा पाचक का हम यूज करते हैं। तो क्योंकि दृष्टि जो रहती है वो अस्थि के इसमें ही रहती है, वो बाकी जगहों पे नहीं जाती है, तो वहां पे स्पेसिफिकली अस्थि को टारगेट करके हमें मेडिसिन यूज करना है। यही मेडिसिन के साथ में गंधक रसायन और अस्थि मज्जा पाचक हमें रिप्लेस करना है, और लोकल एप्लीकेशन के लिए गंधक तेल का यूज करता हूँ। अगर रूखा फंगल इन्फेक्शन रहता है तो वहां पे भी आप गंधक तेल का लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और कुछ प्रिपरेशन आते हैं जो गंधक वगैरह मिक्स रहता है ऐसे, जैसे फंगविन क्रीम है वगैरह, इनका भी थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है, लेकिन वो सब जो मिलता है वो रूखे जो फंगल इन्फेक्शन है वहां पे मिलता है। जो चिपचिपे या डिस्चार्ज वाले फंगल इन्फेक्शन है वहां पे उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये ध्यान में रखिए कि उसका अपीयरेंस क्या है, उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। ये ये एक बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, इसमें अगर मधुमेह नाशनी का जो मैंने उल्लेख किया उसमें त्रिभंग भी है,
तो वो शुक्र दृष्टि पे भी जाता है, प्रमेह में भी जाता है। तो डायबिटिक के मेडिसिन के साथ में डायबिटिस के उसकी अगर चालू है तो उसके साथ में मधुमेह नाशिनी का भी आप यूज कर सकते हैं। मैं अभ्यंकर फार्मेसी की मधुमेह नाशिनी यूज करता हूँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अभी ये जो कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी इन्फेक्शियस डिसीजेस की, वो मैं पहले आपको पिक्चर दिखाता हूँ, के बाद में हम इसका डिस्कशन करेंगे। पिक्चर देखने के बाद में ही आपको समझ में आएगा कि मैंने ये ग्रुप ऐसा क्यों बनाया है। एक्चुअली एलोपैथी के हिसाब से अगर देखे तो इसका एक ग्रुप बनाने के लिए कोई भी कॉज नहीं है। हर एक के इन्फेक्शन के बैक्टीरिया या वायरसेस अलग है। फिर भी मैंने इन सबको एक जगह पे लिया है। क्यों? आप अपीयरेंस देखिए, पिम्पिगस है, उसके बाद में एक्नी है, उसके बाद में हर्पिस है, हर्पिस लैबियलिस है, उसके बाद में फॉलिकुलाइटिस है, फिर वेसिकल्स वगैरह है। ये सब जो है, इसका अगर आप अपीयरेंस देखेंगे तो ये सब जो है वो ब्राइट रेड आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ में उसमें फर्स्ट डिस्चार्ज है, पाक है, आशुकारित्व है। आशुकारित्व यानी कि वो जल्दी 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 फैलते हैं। तो पिंपल्स में उसमें से जो रोजे एक्नी है वो इसमें मैंने लिया है कि जो ब्राइट रेड कलर की रहती है, जल्दी रहती है, पेनफुल रहती है, उसमें फर्स्ट डिस्चार्ज रहती है। तो ये सब जो है ये सब पित्त कफज या पित्त संप्राप्ति में आने वाले हैं। ज्यादा पित्त कफज भी बोलते हैं, तो पित्त बहुत डोमिनेंस रहता है। तो यहाँ पे पित्त और रक्त दुष्टि और विसर्पन, ये चीजें, विसर्पन यानी कि फैलना, ये चीजें इसको इसमें कॉमन है। तो इसकी वजह से ये सब का एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो ऐसे सब इसमें विसर्पन है तो जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए उसको, जल्दी से जल्दी अशुकारी ट्रीटमेंट चाहिए, शोधन चाहिए। रक्त और पित्त है तो शामक ट्रीटमेंट चाहिए। स्किन डिसीजेस बोलते हैं तो हम ज्यादा ये कफग्न ट्रीटमेंट का, हम क्लेदग्न ट्रीटमेंट का हम ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली रक्त दुष्टि का और पाक का ध्यान हमें रखना है, और उसके हिसाब से मेडिसिन यूज करना है। तो इम्पिटिगो है, एक्नी है, हर्पिस है, फॉलिकुलाइटिस है, पैपुल्स, पेस्टुल्स, वेसिकल्स किसी भी वजह से आ रहे हैं, तो इसमें रक्त दुष्टि का हमें ध्यान देना है। तो रक्त दुष्टि और पित्त, ये इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ मेडिसिन लिखी है। और जो आप कॉमनली ये सब ऐसी अपीयरेंस दिखने वाले सब स्किन डिसीजेस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे परिपाठादि काढ़ा है, परिपाठादि काढ़ा सर ने भी शायद पिछले लेक्चर में उसका उल्लेख किया था। ये पूरा महाराष्ट्रियन पार्ट है, महाराष्ट्र में मिलता है। तो उसकी जगह पे आप सारीवाद्य सब भी आप यूज कर सकते हैं, या सारीवादी हिम आप यूज कर सकते हैं। तो परिपाटी काढ़ा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लगभग जो सब वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि इवन मीजल्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये भी इसी कैटेगरी में आने वाले सब है। और इनमें बहुत ज्यादा बार मेडिसिन देना पड़ता है, और ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। तो परिपाटा काढ़ा एज के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। 15 ml से 30 ml, 40 ml भी एक एक बार हम यूज करते हैं, जितनी सिवेरिटी है उसके हिसाब से। 2 या 3 4 बार भी यूज करते हैं। महामंजिष्ठादि काढ़ा अभी कैसा है, जो एक्नी है, एक्नी में थोड़ा पित्त का डोमिनेंस इतना ज्यादा नहीं है, उसके साथ में थोड़ा बहुत मेद का भी रहता है। तो वहां पे हम महामंजिष्ठादि का यूज कर देंगे। लेकिन जहाँ पे पाक है बहुत और विसर्पन ज्यादा है, वहां पे हम परिपाठादि का यूज ज्यादा करते हैं। जैसे कि हर्पिस है, चिकन पॉक्स है, या फिर इम्पिटिगो है, ऐसे सब जगह पे परिपाठादि का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद में गंधक रसायन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है ये सभी के लिए। गंधक रसायन हर एक स्किन डिसीज में यूज करने का नहीं, करने की मेडिसिन नहीं है। गंधक रसायन पित्तग्न है, रसायन है। तो पित्तग्न जहाँ पे यूज करना है वहां पे, और आरोग्यवर्धिनी और गंधक रसायन ये दो अलग अलग मेडिसिन है। कफ पित्तग्न और इसमें आरोग्यवर्धिनी जाता है, और पित्तग्न में गंधक रसायन जाता है। तो गंधक रसायन का हम यूज यहाँ पे प्रोमिनेंटली करते हैं। सूक्ष्म त्रिफला करके जो मेडिसिन आता है वो भी हम यहाँ पे यूज करते हैं।
उसके साथ में विरेचन, विरेचन के बारे में हम आगे देखेंगे ही। तो विरेचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण तो ड्रामेटिक रिजल्ट देता है। सिस्टेमिक रक्त मोक्षण इमीडिएटली स्टार्ट करना है, या फिर जलोका भी इसमें बहुत, हर्पीस में तो जलोका का तो बहुत अच्छा रोल है। डायरेक्टली आप कोई भी विचार किए बिना डायरेक्टली आप वहां पे जलों का उच्चारण कर सकते हैं। और जिंगी शारदी, जिंगी शारदी मतलब अनंता मंजिष्ठा, ये दो मेडिसिन है। ये दाता शास्त्री परंपरा में आता है, जिंकी शारदी करके मेडिसिन डायरेक्टली प्रिपेयर्ड आता है। या फिर आप अपने क्लिनिक में अनंत और मंजिष्ठा ये दो चूर्ण एक जगह पे मिक्स करके भी उसके बजाय यूज कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये स्पेसिफिकली ऐसे डिसीजेस में आपको यूज आती है। उसके बाद में जो मैनिफेस्टेशन आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन है कि हाइपरट्रोफिड पैचेस जो है वो सबको मैंने एक जगह पे लिया है। जैसे एक्जिमा है, सोरियासिस है, लाइकन प्लानस है, ये सबको एक टाइप की मेडिसिन आप दे सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है उसमें। सोरियासिस और लाइकन प्लानस जो है सिवेरिटी बहुत ज्यादा रहती है, और एक्जिमा जो रहता है उसमें सिवियरिटी थोड़ी कम रहती है। लेकिन सोरियासिस का जो एक वेरिएंट है उसमें वो अगले पहली कैटेगरी में आ जाता है वहां पे। और ये जो पित्तज संप्राप्ति है वहां पे पोस्ट डिस्चार्ज वगैरह रहता है, पोस्टुलर सोरियासिस जो रहता है उसमें वो पहली कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन प्लाक सोरियासिस, गटेड सोरियासिस, ये जो सोरियासिस के टाइप है ये सब इस कैटेगरी में मैंने लिए हैं। ये हाइपरट्रोफिड थीर पैचेस है। आप अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि देखो ये पाल्मोप्लांटर केराटोडर्मा है, इसमें स्काल्प सोरियासिस है, गटेड सोरियासिस है, लाइकन प्लानस है, एक्जिमा है, वेट एक्जिमा है, ड्राई एक्जिमा है, ये सब मैंने इस कैटेगरी में लिए हुए हैं। ये कफवातज संप्राप्ति या कभी कभी कफ पित्त संप्राप्ति में जाने वाले हैं। इसमें घृत का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभ्यंतर स्नेहपान ये इम्पोर्टेंट है ही। सिर्फ मेडिसिन से आप यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ मरीचादी तेल, महामरीचादी तेल लगाने को दिया तो रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें अभ्यंतर मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। इसमें से कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस है, कुछ स्किन रिएक्शंस है जिसकी वजह से वुंड हीलिंग अच्छी तरह से नहीं होती, या स्किन हीलिंग अच्छी तरह से नहीं होती, तो प्लाक पे प्लाक बनते जाते हैं। तो स्किन हीलिंग प्रोसेस हमें ठीक करनी रहती है, तो अभ्यंतर मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसमें घृतपान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ड्रामेटिक रिजल्ट देने वाला जो है वो महातिक्त घृत है। आप और भी घृत यूज कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल आपको ज्यादा से ज्यादा डिसीजेस में यूज करने के लिए महातिक्त घृत में ज्यादा अच्छा रहता है। उसके साथ में आरगवत महातिक्त घृत मिलता है जहाँ पे पित्तज संप्राप्ति ज्यादा हो वहां पे। या फिर महाकलन घृत आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे वातज और मानस केतु ज्यादा है वहां पे। या फिर पंचगव्य घृत आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे कवच संप्राप्ति ज्यादा है वहां पे। लेकिन महातिक्त घृत ये जो यूनिवर्सली आप यूज कर सकते हैं 15 ml के हिसाब से सुबह एक बार ही पीने के लिए अगर आप देते हैं तो बहुत। या फिर उसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं आजकल, महातिक्त घृत के कैप्सूल्स मिलते हैं, तो वो दो दो कैप्सूल भी आप सुबह खाली पेट शाम को खाली पेट दे सकते हैं। आरोग्यवर्धनी ये बहुत मेडिसिन इंपॉर्टेंट का है यहाँ पे। और रसमानिक्य, रसमानिक्य ये ड्रामेटिक रिजल्ट देने वाला है। ये आपको चूर्ण भस्म फॉर्म में ही मिलता है, तो आपको किसी चूर्ण के साथ मिक्स करके आपको यूज करना है, जो हरिद्रा खंड में करके यूज कर सकते हैं। या फिर नींब हरिद्रा, दारू हरिद्रा, इनके साथ में मिक्स करके, हरिद्रा और दारू हरिद्रा ये इसके बहुत अच्छे मेडिसिन हैं। इसके साथ मिक्स करके रसमानी के आप यूज कर सकते हैं। उसका जो डोज रहता है 30 मिलीग्राम डेली आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आरोग्यवर्धिनी भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, दो दो गोली दिन में एक को करना है। उसके साथ में मलभेदक भी है ये, तो विरेचन भी थोड़ा बहुत करता है। गंधक रसायन के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है कि जहां पे आपको पित्तानुबंध आपको समझ में आ रहा है तो वहां पे आप गंधक रसायन उसके साथ में यूज कीजिए। दारू हरिद्रा ये मस्त एकदम छान रिजल्ट देने वाला ड्रग है। वहां पे जहाँ पे प्रमेह जैसी संप्रप्ति है और ऐसा है तो वहां पे दारू हरिद्रा आप यूज कर सकते हैं। कफ कफ संप्रप्ति है, पित्त कफ पित्त संप्रप्ति है,
चारू हरिद्रा और हरिद्रा बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देने वाले हैं। हरिद्रा खंड का आप यहाँ पे सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, कंटूक कार्य के लिए आप यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो है महामंजिष्ठादि काढ़ा, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद में मंडल मंडल कुष्ठ जो है वहां पे लघु मंजिष्ठादि काढ़ा आप यूज कर सकते हैं। लेकिन लघु मंजिष्ठादि काढ़ा जो है वो डायरेक्ट प्रिपरेशन नहीं मिलता है, वो आपको शारंग धर्म से बनाना पड़ेगा वहां पे के लिए। लेकिन महामंजिष्ठादि काढ़ा यूनिवर्सली आपको मिलता है, तो आप महामंजिष्ठादि काढ़ा का यूज कर सकते हैं। साउथ के जो है वहां पे आप कफ पित्तग्न या कफवातग्न ऐसे कुछ जो प्रिपरेशन है रेडीमेड, वो उसमें भी आप पटोल कटोल नदी है या फिर नींबू पटोला दी है, आप ऐसे जो बात है अभी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं महामंजिष्ठादि को ज्यादा महत्व दूंगा। तो लोकल एप्लीकेशंस करना है कि नहीं करना है, तो लोकल एप्लीकेशंस यहाँ पे स्निग्ध लोकल एप्लीकेशंस कीजिए। आतिक्तक लेपनम मिलता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। या फिर शतदोष दाह प्रदान है, शतदोष घृत कीजिए। महातिक्तक घृत है, घर का घी है, या कोकोनट ऑयल है, तिल तिल का तेल है। कोई भी ऑयल जहाँ पे रूखा है वहां पे ऑयल यूज करना है, ये ध्यान में रखना है। और रक्त मोक्षण और विरेचन, ये दो बहुत शोधन, इस टाइप में शोधन तो जरूरी ही है। आपको ये कहूँ क्योंकि दोष दृष्टि बहुत ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे शोधन करना जरूरी ही है। तो हम शोधन और रक्त मोक्षण की कैटेगरी में ये सब देखेंगे। उसके बाद में और जो है वो दो पॉइंट जो आते हैं, वो है हाइपोपिगमेंटेशन और दूसरा जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपोपिगमेंटेशन ये जो है ये बहुत कॉमनली हमें दिखाई देता है। तो हाइपोपिगमेंटेशन में तीन मैनिफेस्टेशंस रहते हैं, वो सबसे ज्यादा रहते हैं। अ, देखते हैं, एक विटिलिगो है, एक टीनिया वर्सिकुलर है, और पेट्रिसिस अल्बा है। ये जो तीन मैनिफेस्टेशंस है ये हाइपोपिगमेंटेशन में अपने पास सबसे ज्यादा आते हैं। उसके बाद में और एक हाइपोपिगमेंटेशन का प्रेजेंट कराता है कि आफ्टर वुंड हीलिंग, या फिर ज्यादा करके आपको बर्न बर्न के पेशेंट में मिलता है, लेकिन वो असाध्य करके बताया गया है, बहुत कम इसमें रिजल्ट आता है उसमें। वुंड हीलिंग के बाद में जो व्हाइटिश पिगमेंटेशन आता है वो। लेकिन जो ये टीनिया इन्फेक्शन है ये इजीली ठीक होने वाला है। पेट्रिसिस अल्बा तो सेल्फ लिमिटिंग है, वो भी इजीली कंट्रोल में आने वाला है। और जो विटिलिगो है, ये विटिलिगो जो है वो बहुत तकलीफ देने वाला है, उसमें हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो हाइपोपिगमेंटेशन जब होता है तो उसमें हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि ऑनसेट कब हुआ है। क्योंकि विटिलिगो जो है वो 1 साल के पहले हम हमारे पास अगर आता है तो हम इजीली उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है। जो टीनिया वर्स्कुलर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक रहता है, वो गर्दन के आस में, पीठ पे, छाती पे, ऐसे बाहों पे, ऐसे जगहों पे ज्यादा करके दिखाई देता है। तो डायग्नोसिस के लिए पेट्रिसिस अल्बा तो मुंह पे ज्यादा दिखाई देता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन विटिलिगो में बहुत जरूरी है कि अगर वो जेनाइटल एरियाज में आ रहा है, स्किन जहाँ पे मिलती है उस जगहों पे, यानी कि वजाना है, मुंह है, ऐसे जगहों पे अगर आ रहा है, एनएस है, तो वो ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए हमें गारंटी नहीं दे सकते कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है, फैमिली हिस्ट्री भी जरूरी है। तो उसमें हमने देखा कि ये तीन मैनिफेस्टेशन जो है वो सबसे ज्यादा आती है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है कलर से आप और देख सकते हैं कि ये कवच संप्राप्ति है, स्थिर है, ज्यादा हिलता नहीं है। एक बार आ गया तो आ गया, इसे ऐसे रहने वाला है। तो कवच संप्राप्ति है, तो उसमें तीक्ष्ण, बहुत ही तीक्ष्ण मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हम स्वयंभोग के गुगुल जो है उसका मैं यूज करता हूँ। और ये सब जो है वो कृमि से बहुत, मैं आगे कृमि के बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो कफ प्रधान या क्लेश लगन है, ये कृमि के लगभग जाने वाला मैनिफेस्टेशन रहता है। तो कृमि की मेडिसिन यहाँ पे बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। तो कृमि कुठार रस है, रसमानिक्य जो है वो कफ संप्राप्ति को भेदन करने के लिए बहुत अच्छा है।
तो वापस आप दारू हरिद्रा, रसमानिक्य, अनंता, मंजिष्ठा, ये सब मेडिसिन को एक साथ मिला के आप उसको दे सकते हैं। तो रसमानिक्य ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। दारू हरिद्रा है। खदीरा रिस्ट तो ड्रग ऑफ चॉइस है यहाँ पे। खदीर जो है कफज संप्राप्ति के लिए यूज किया जाने वाला मेडिसिन है। तो कृमि कुठार रस, स्वयंभू के गुगुल, खदीरा रिष्ट और दारू हरिद्रा, ये जो मेडिसिन है और रसवानिक है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। उसके बाद में बाकुची, बाकुची जो है वो लोकल एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी मेडिसिन है। और संजीवनी वटी करके एक है, जो भी यहाँ पे लेप के लिए लोकल एप्लीकेशन के लिए क्या यूज करना है, जो वहां पे इरिटेशन करे, कफ कफ का संघात भेदन कर दे और वहां पे व्रण निर्माण कर दे, ऐसी चीजें विटिलिगो में यूज करनी है तो बाकुची का हम वहां पे यूज कर सकते हैं। ये टीनिया वर्सिकुलर और पेट्रेसिस अल्बा में ये यूज नहीं करना है, सिर्फ इसमें यूज करना है, विटिलिगो में यूज करना है। तो वहां पे इंगुल है, इंगुल के प्रिपरेशन आते हैं। साउथ इंडियन सिद्ध मेडिसिन कुछ है उसमें यूज किया हुआ है, हिंगुल वगैरह, तो उनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो लोकल प्रिपरेशन में क्या देखना है कि उसमें इरिटेंट कितने हैं, बाकुची है क्या, हिंगुल है क्या, तो वो जो प्रिपरेशन रहेंगे वो हम, और उसके बाद में वहाँ पे फोड़े आने चाहिए, तो फोड़े आने तक उन्हें वो लगाना है। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जलोकावचरण कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है जलोकावचरण का। हालांकि वो पित्तग्न है, लेकिन जलोका का वहाँ पे रिजल्ट आता है क्योंकि वो वरण डेवलप करता है वहाँ पे। तो उसके बाद में जो वर्सिकुलर है, एंटीनिया वर्सिकुलर है, वहाँ पे निम्ब वगैरह का जो फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट आपने पहले बोली वही, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे लोकल एप्लीकेशन के लिए आप निम्ब वगैरह, ये जो है मेडिसिन है, गंधक है पे, इनका प्रिपरेशन जो है वो उद्वर्धन करके उठने के जैसा आप यूज कर सकते हैं। उससे वही फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन और ये लोकल एप्लीकेशन का आपको रिजल्ट मिलता है। उसके बाद में जो पेट्रेसिस अल्बा जो है, उसमें आपको सिर्फ लोकल एप्लीकेशन से ही रिजल्ट मिल जाता है। वो खुरदरेपन की वजह से आया हुआ रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप वहाँ पे अगर उसमें भी कृमि का आप ध्यान रखिए, अभ्यंतर मेडिसिन कृमि मेडिसिन दीजिए, सिर्फ कृमि कृमि कुठार और विडंगा रिष्टा, अग्नि ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद में उसमें कैल्शियम वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कृमि कुठार और विडंगा रिष्ट देने से भी ये ठीक हो जाता है, अग्नि ठीक हो जाने से। और अभ्यंतर स्नेहपान भी चाहिए, और बाह्य लगाने के लिए भी स्नेहपान दीजिए। ये थोड़े 2-3 महीने का रहने वाला रहता है, लेकिन अगर क्रॉनिक है तो कृमि का जरूर विचार कीजिए, और वहां पे कृमि कुठार और विडंगा रिष्ट का भी यूज कीजिए। उसके बाद में हाइपर पिगमेंटेशन, ये एक कॉस्मेटिक कॉस्ट के वजह से आने वाला और एक अलार्मिंग साइन जैसा आने वाला, ऐसे दो टाइप के हाइपर हाइपर पिगमेंटेशन है। इसमें अगर गर्दन के नीचे का जो हाइपर पिगमेंटेशन आप देख रहे हैं वो जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाता है, तो ये आप सिस्टमिक डिसीज डायग्नोस करने के लिए ये यूज आता है। तो सिस्टमिक डिसीज है तो उसके लिए तो सिस्टमिक ट्रीटमेंट ही देना जरूरी है। उसके बाद में जो बटरफ्लाई लाइट है, मेलास्मा है, ये एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए आने वाली चीज है। इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसमें गर्भाशय की चिकित्सा भी करना बहुत जरूरी रहता है। और बाकी के जो दो है उसमें इजीली आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो टैनिंग है, हाइपर मेलास्मा है, या फिर अदर जो हाइपर पिगमेंटेशन है, इसमें लोकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ पे अभ्यंग ज्यादा करके किया जाना जरूरी है। उसके बाद में ग्लेमिनॉल करके हिमालय का मेडिसिन आता है, उसका भी लोकल एप्लीकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। रक्त प्रसादन करना जरूरी है, त्वक प्रसादन, रक्त प्रसादन, इसके लिए सारीवाद्य है, महामंजिष्ठा दी है, रक्तपाचक है, सारीवा मंजिष्ठा वटी है, वही जो मेडिसिन है जो पित्तग्न के लिए हमने यूज किया था, वही मेडिसिन यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ रक्त प्रसादन को आपको ध्यान में रखना है। तो सारीवा मंजिष्ठा, रक्तपाचक, महामंजिष्ठा थी, सारीवा जैसा ये है। सिर्फ मेलाज्मा जो है वहां पे इन मेडिसिन के साथ में, लोकल एप्लीकेशन के साथ में, वेंगर लेप भी आए हैं कुछ
शारंग धर्म है जिसमें चंदन, चारु हरिद्रा, हरिद्रा, लोध्र वगैरह मिक्स है, उसका भी यष्टि लोध्र आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ में चंद्र प्रभा भी आप यूज कर सकते हैं। चंद्र प्रभा गर्भाशय पे काम करती है और उसकी वजह से मेलाज्मा कम हो जाता है। तो सारीवाद्यासो महामंजिष्ठादि रक्तपाचक और उसके साथ में चंद्र प्रभा, इनके साथ यूज करने से हमें इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी जो सिम्टम करके जो आता है, हमें सिर्फ इचिंग के लिए पेशेंट आते हैं, तो उसमें हमें क्या देखना है, तो उसमें एसोसिएटेड विद क्या है। तो हमने पहले देखा था कि सिस्टमेटिक कॉज नहीं है ना, सिस्टमिक कॉज नहीं है ना, वो हमें ध्यान में रखना है। यानी कि लिवर पैथोलॉजी है क्या, यूरेमिया है क्या, या फिर एसोसिएटेड विद क्या है। एसोसिएटेड विद ये पेशेंट पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें अगर हम उस मेन डिसीज की ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये इचिंग कम नहीं होती है। जैसे यूरेमिया वगैरह है, तो वहां पे रीनल फेल्योर की ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो वहां पे भी अगर मैं बता सिम्टोमेटिकली कुछ चाहिए, तो वहां पे हम सारिवा मंजिष्ठा पांट वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन स्पेसिफिक है, जैसे सिनाइल प्लूराइटिस है, तो वहां पे आपको अभ्यंग करना बहुत जरूरी है, स्निग्धता लाना शरीर को बहुत जरूरी है। आप रक्त मोक्षण कर सकते हैं, सिरावेद कर सकते हैं वहां पे, हरिद्रा खंड का यूज कर सकते हैं, सारीवा मंजिष्ठा वटी का यूज कर सकते हैं, ये जिसको हम चिंगी चारदी बोलते हैं। या फिर कृमि का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कृमि जब रहते हैं तो भी जो स्पेसिफिक इचिंग रात को होती है, तो उसके लिए कृमि की चिकित्सा करके साथ में ये चिकित्सा अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इसमें अभ्यंग और रक्त मोक्षण ये और रक्त प्रसादन, उसके लिए सारी मंजिष्ठा, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हरिद्रा खंड आप यूज कर सकते हैं। अभी ये जो सब डिसीजेस हुए, इसमें मैंने कृमि और मानस हेतु ये दो दो चीजों को साइलेंट किलर करके बोला है। क्यों मैंने साइलेंट किलर बोला है, तो क्योंकि हम बहुत बार ट्रीटमेंट करते वक्त ये दो चीजों को भूल जाते हैं। तो ये दो चीजें जो रहती है वो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये दोनों की ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। सोरियासिस या फिर जो सिस्टमिक डिसीज है, उसमें तो मानस हेतु का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। बहुत बार तो सिर्फ काउंसलिंग से ही रिजल्ट मिल जाता है। आपने अगर देखा भी होगा कि जो सोरियासिस है उसमें आप ऑनसेट जो रहता है वो हिस्ट्री अगर आप स्पेसिफिकली लेंगे, तो घर में कुछ तो कुछ मानस हेतु घर हो गया है, तो उसके साथ में उसका मैनिफेस्टेशन बदल गया है। ऐसा क्यों होता है, तो अपने पास रस धातु जो है वो त्वक को रिप्रेजेंट करता है, और चिंतनाम अति चिंतना ये जो कॉज है वो रस दुष्टि करने वाला है। तो इसकी वजह से त्वक जो त्वचा है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मानस हेतु बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और कम से कम ट्रिगरिंग फैक्टर करके तो ये करते हैं, तो उसके लिए हम जटामांसी फांट है, या फिर तगर टैबलेट है, ब्राह्मी टैबलेट है, या फिर सारस्वतारिष्ट है, या फिर प्राणायाम है, काउंसलिंग है, इन सब चीजों का हमें, कोई भी स्किन डिसीज है अगर उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसके साथ में ये चीजों को ध्यान में रखना ही है। और कृमि कृमि ये ऐसी चीज है, रक्तज कृमि करके तो बताइए है कि स्किन पे अगर मैनिफेस्ट हो रहा है तो रक्तज कृमि होंगे ही। लेकिन हर एक कुष्ठ जो है, त्वचा रोग जो है, वो क्लेद प्रधान कंडीशन रहती है। तो क्लेद प्रधान कंडीशन में कृमि भी पनपते हैं। तो और इसलिए दोनों की मेडिसिन जो है वो साथ में चलने वाली रहती है। तो मंजिष्ठा, खदीर ये रक्तज कृमि के बहुत अच्छे मेडिसिन है। उसके बाद में कृमि कुठार रस है, वेडंगारिष्ट है, ये अभ्यंतरतः कृमि की जो क्लेद कम करने वाली मेडिसिन है, वो भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद में रक्त मोक्षण करना है क्या, तो करना है। लेकिन एक ध्यान में रखना है कि कौन सा मैनिफेस्टेशन सार्वदेहिक है और कौन सा मैनिफेस्टेशन लोकल है, उस पे हमें ध्यान देखना है। अगर सार्वदेहिक दोष दोष दिखे है, तो विरेचन और सार्वदेहिक रक्त मोक्षण, वेनस पंक्चर करके ही लोकल रक्त मोक्षण पे जाइए। नहीं तो
डिसीज फ्लर होता है। अगर सार्वदेहिक दोषों की चिकित्सा किए बिना जलोकावचरण या प्रच्छन्न पे आप जाएंगे तो डिसीज बढ़ जाता है। तो इसके लिए पहले वेलनेस पंक्चर करके रक्त मोचन करवा लीजिए और उसके बाद में जलोकावचरण या प्रच्छन्न पे जाइए। जलोकावचरण ये हर एक डिसीज में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला हथियार है। तो मेरा तो फेवरेट ही है। तो जलोका का तो हर एक डिसीज में यूज होता है, लेकिन एक ध्यान में रखिए कि पूरी तरह सार्वजनिक रक्त दृष्टि को कम करके फिर जलोका उच्चारण के लिए जाइए। और जो हार्ड पैचेस है, एक्जिमा है, उसमें प्रच्छन्न कर्म का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हार्ड पैचेस को हील करने के लिए वहां पे प्रच्छन्न कर्म यानी कि पैरेलली आप उसमें हासड्या मारणे असं मराठीत म्हणतो। तो वहां पे पैरेलल इंसिजन्स लेते हैं, सुपरफिशियल इंसिजन्स लेते हैं, प्रच्छन्न कर्म बोलते हैं। तो उसका हार्ड पैचेस जो रहते हैं उसमें बहुत अच्छा, उसमें अलाबू या कपिंग भी आप यूज कर सकते हैं। किस्मा थेरेपी जो रहती है वो यूज कर सकते हैं वहां पे। तो शोधन का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। आपने कुछ अध्याय में तो वारंवार शोधन बोला है, तो वमन ओपीडी लेवल पे करना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो सर ने जैसे बोला वैसे पिछले अध्याय में कि वचा और मदन पर यूज करके या वचा और यष्टि यूज करके आप वमन कर सकते हैं। लेकिन विरेचन तो आप करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप अभ्याधि मोदक है, ये इजीली अवेलेबल है, सेफ है। आप यूज कर सकते हैं एक या दो गोली के साथ में। अविपत्तिकर है, पित्त संप्राप्ति, तो अविपत्तिकर आप यूज कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल है, ये बहुत अच्छा, उसके कैप्सूल भी आते हैं। तिवृत्त लेह है, उसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में गंधर्व की है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वारंवार बार बार ये विरेचन करवाते ही रहिए। हर एक 15 दिन में, हर एक महीने में करवाते रहिए, तो आपको रिजल्ट अच्छी तरह से मिल जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोकल एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है जनरल प्रैक्टिस में। आइडियली जब तक अभ्यंतर दोष पुष्टि कम नहीं हो जाती तब तक आपको लोकल एप्लीकेशन नहीं देना है। इसमें जो भी उष्ण लोकल एप्लीकेशन रहते हैं, यानी कि मरीचादी तेल है, महामरीचादी तेल है, इंगुल वगैरह, मनशिला रहने वाले लेप है, बाकुची का लेप है, ऐसे लेप आप यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन महातिक्त घृत लेपनम, शतद्रव्य घृत है, 7-7 ऑयल है, ये अदर जो ऑयल्स है वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्नेहन में जाते हैं। तो लोकल एप्लीकेशन के लिए स्नेहन करने वाले जो मेडिसिन है, आप अगर वो इंडिकेटेड है, जैसे मैंने बताया कि वातज दृष्टि है, रूखापन है, तो वहां पे आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। कोई भी जो स्निग्ध है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो उष्ण ऑयल्स है, वो सोरा ऑयल, महामरीचादी ऑयल, ये ऑयल्स जो है वो पहले स्टेज में मत यूज कीजिए। अभ्यंतर चिकित्सा देने के बाद महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने के बाद में आप उसका यूज कीजिए। मुखदोषिका हर लेप है, वो पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दशांग लेप है, वो भी रिजल्ट देता है। एलर्जिक मैनिफेस्टेशन या फिर फाइट है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो लोकल एप्लीकेशन के लिए ये की ध्यान में रखिए कि जब तक आप अभ्यंतर दोषों की दृष्टि नहीं ट्रीट करते तब तक लोकल एप्लीकेशन नहीं यूज कर सकते। और सबसे ज्यादा महत्व है अपथ्य, उनको क्या बंद करने के लिए बोलना है, तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट बंद करने के लिए बोलना है, सॉल्टी प्रोडक्ट बंद करने के लिए बोलना है, कर्ड बंद करने के लिए बोलना है, फिश बंद करने के लिए बोलना है, और विरुद्ध धारणा बंद करने के लिए बोलना है। क्योंकि जब तक आप हेतु बंद नहीं करेंगे तब तक डिसीज बंद नहीं होगा। इसलिए ये कम से कम इतने चीजें तो कम बंद करनी ही है। बाकी और पथ्य आप बता सकते हैं, लेकिन अपथ्य तो इतना कम से कम उसको कम करना चाहिए। तो हमने अभी बहुत सारे डिसीजेस और बहुत फास्ट देखा है। तो आपको लगा होगा कि इतने मेडिसिन कहाँ पे, तो मैंने जो जो मेडिसिन यूज किए है उसका एक लिस्ट बनाई। तो इससे ज्यादा मेडिसिन नहीं है ये सब में। परिपाटादि काढ़ा है, महामंजिष्ठादि काढ़ा है, और खदीरा रिष्ट है, तीन ही काढ़े हैं। गोलियों में आरोग्यवर्धिनी है, गंधक रसायन है, सूक्ष्म त्रिफला है, स्वयंभू गुगुल है, अनंत मंजिष्ठा यानी कि सिंगी शारदी है, और पाचक है। इतना ही है। घृत में सिर्फ एक ही घृत बोला है, महातिक्त घृत। चूर्ण में निम्ब, हरिद्रा, दारू, हरिद्रा बोला है। भस्म में रसमानिक्य बोला है। सुवर्ण राजवंगेश्वर का यहाँ पे मैंने उल्लेख किया है, लेकिन वो एक्चुअली कफ पित्त संप्राप्ति में यूज करने की चीज है। हरिद्राखंड है। और
विरेचन के जो कल्प है इतने ही मेडिसिन यहाँ पे मैंने किए। जरा ये बहुत बड़ा टॉपिक होने की वजह से बहुत लंबा चला है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ।